नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं अंकिता। जीके जीएस स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और हम देख रहे हैं बीपीएससी एस्टेट के लिए अनिवार्य प्रश्न पत्र जो है, और ये पूरी यूथ कंपटीशन की बुक को कवर किया जा रहा है। तो हमारे जो भी चैनल पर मित्र नए हैं, सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें। और चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1947 में, 1948 में, 1950 में या 1951 में? तो 1950 में, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आइए व्याख्या भी देख लेते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात 1947 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन स्थित समिति गठित हुई। बाद में समिति को सिफारिश करने पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन एक गैर सर्वाधिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया। भारत के प्रधानमंत्री के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो भारत का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हुई। तो याद रखेंगे, पहले योजना आयोग का नाम क्या था? नीति आयोग का क्या नाम था? योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये साइंस से है। निम्नलिखित में से कौन विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है? तो CaOClCl या फिर NaOClCl या CaCO3 या KMnO4। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, CaOCl और OCl और Cl। ठीक है, तो और इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इसमें पहले ही दे दिया गया है जीके जीएस के क्वेश्चन, और पता नहीं लास्ट में है कि नहीं। और लास्ट में है बाल विकास के क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो APJ अब्दुल कलाम, SR राधाकृष्णन या राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो फ्रेंड, बात तो एक ही है, डी और ए। तो इसमें से ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, और ये 11 नवंबर 2008 से शुरुआत हुई है, और मतलब 88 में तो जन्म है इनका, मक्का शहर सऊदी अरब में हुआ है, लेकिन ये 11 नवंबर 2008 से इसकी शुरुआत हुई, और तभी से ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आगे चलते हैं। कंप्यूटर की बाइनरी प्रणाली में किसके घातों का प्रयोग होता है? तो 2, 8, 10 या 16। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर 2। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से किसका जलीय विलयन नीले लिटमस के लाल रंग कर देता है? तो कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सल्फर डाइऑक्साइड। और ये सल्फर डाइऑक्साइड एक जलीय विलयन नीले लिटमस रंग को लाल रंग कर देता है। अम्ल स्वाद में ये कैसा होता है? खट्टा होता है। क्षार स्वाद में ये कड़वे होते हैं, तथा लाल लिटमस का रंग नीला कर देते हैं। ये तो जान ही गए आप। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी प्रदूषक गैस प्राकृतिक रूप से औद्योगिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप दोनों में उत्पन्न नहीं होती? तो मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्या राइट होगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, क्योंकि मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस हैं, जो कि प्राकृतिक रूप से औद्योगिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप दोनों से उत्पन्न होती हैं, जबकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन इसका उत्सर्जन केवल औद्योगिक गतिविधियों में होता है। ठीक है तो ये भी ग्रीन हाउस गैस, लेकिन इसका उत्सर्जन केवल औद्योगिक गतिविधियों में होता है, तो इसीलिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनेटिक्स किस वर्ग के बच्चों के प्रबंध के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है? तो गिफ्टेड, बैकवर्ड चाइल्ड या रिटरेड
चिल्ड्रेन या क्रिएटिव? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सृजनशील। ठीक है, साइनेटिक्स, साइनेटिक आप साइंटिस्ट लगा सकते हैं। तो साइंटिस्ट कौन होते हैं? जो सृजनशील होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी ऐसे ट्रिक लगा सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, म्यांमार देश की राजधानी कहाँ है? तो रंगून है, यंगून है, या नाय एप्टियो है, या बर्मा है? तो म्यांमार की राजधानी नाय पे ईटो है। ठीक है, नाय पे ईटो। आगे देखेंगे, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे, श्री राजगोपालाचारी थे, सुरेंद्र नाथ थे, या बी आर अम्बेडकर थे? तो भारत के पहले भारतीय राज गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और व्याख्या भी देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, अगर स्वतंत्र पूछा गया है, ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति भीमराव अंबेडकर थे, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन किस लिए हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, या नील मजदूरों की समस्या का समाधान, या फिर हरिजन की सुरक्षा का अधिकार, या हिंदू समाज में एकता रखना? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा, क्योंकि नील मजदूरों की समस्या का समाधान था चंपारण आंदोलन में। ठीक है, और चंपारण आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1917 में। और तिनकटिया पद्धति में नील मजदूरों की अपनी प्रथा, मतलब तिनकटिया का मतलब क्या था कि 3/20 भाग पर नील की खेती को उगाना अनिवार्य था। ठीक है, और बागान मालिक किसानों का शोषण करते थे, तो तिनकटिया आंदोलन भी इसे कहा जाता है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऊपर चला गया। तो देखिए, निम्नलिखित में किसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में नहीं किया जाता? तो लिक्विड सोडियम मेटल, या वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या हैवी वाटर? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, वाटर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत किया जाता है? तो 1932, 1935, 1936, या 1947? तो प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया जाता है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1935। और 1935 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था का अंत कर एक स्वतंत्र स्वशासित संवैधानिक अधिकार को प्रदान किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, विश्व के निम्न में से किस देश में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन होता है? इंडिया, यूएसए, चाइना, या फिर रूस? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, चाइना। तो विश्व में चीन में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन होता है, इसके बाद भारत में होता है, फिर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। भंडारण की दृष्टि से अगर पूछे कि सबसे बड़ा भंडारण कोयला का कहाँ पे है, तो अमेरिका शीर्ष पे है, मतलब टॉप पे है, और द्वितीय तृतीय स्थान पर रूस और ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन क्या है, इधर ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इधर ही है फ्रेंड, नीचे देख लीजिए आप। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता के कारण है। तो आइए जानते हैं क्या कारण हो सकते हैं। तो उनकी, ये थोड़ा सा लाइट दिख रहा होगा, फिर मैं पढ़ रही हूँ। तो उनकी समुद्र से दूरी है, या शिमला में बर्फबारी है, अमृतसर में प्रदूषण है, या उनकी ऊंचाई में भिन्नता है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऊंचाई में भिन्नता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरे यार क्या हो रहा है। तो राज्य सरकारों की संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, या उच्च न्यायाधीश, न्यायालय का न्यायाधीश, या राज्यपाल? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है पूछा गया, राज्य सरकार। जब राज्य सरकार की बात हुई तो राज्यपाल। ठीक है, गवर्नमेंट या गवर्नर जिसे कहते हैं। नेक्स्ट देखिए,
जुलाई 2019 में आयोजित, हाँ मैं बताना चाहती हूँ कि ये पुस्तक ही है, वहाँ से एक एक फ़ोटो क्लिक की गई है, पुस्तक से ही निकाली गई है और कहीं इधर-उधर से नहीं लिया गया। 2023-24 की ही पुस्तक है ये। यूथ कॉम्पिटिशन की बुक है, किसी ने कमेंट किया था तो मैं इसलिए बता रही हूँ आपको। इधर-उधर के क्वेश्चंस नहीं हैं ये, प्रीवियस ईयर बीपीएससी एस्टेट पेपर 1 एंड 2 के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप लोगों को कितना कन्फ्यूज़न होता है, याद आया मुझे तो मैं बता दे रही हूँ। चलिए देखिए, जुलाई 2019 में आयोजित 46वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियन टाई स्टाइल की विजेता कौन है? तो प्रत्युष बोंडा है, भक्ति कुलकर्णी है, सुरभि वर्मा है या इनमें से कोई नहीं है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, भक्ति कुलकर्णी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो नितिन गडकरी हैं, ओम बिरला हैं, एम वेंकैया नायडू हैं या इनमें से कोई नहीं है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, एम वेंकैया नायडू हैं और इनका कार्यकाल 11 अगस्त 2017 से 10 अगस्त 2022 तक था। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। तो याद रखेंगे आप, देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो उस टाइम का ये करंट का क्वेश्चन रहा है। आगे चलते हैं। निष्ठा स्कूलों के प्रमुख शिक्षकों की समग्र हेतु राष्ट्रीय पहल शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आरंभ किया गया। तो अगस्त 22 अगस्त 2019 या अगस्त 22 2001 से 2018 22 अगस्त, अरे यार एक ही बात है, मैं अलग अलग पढ़ रही हूँ, ठीक है, अक्टूबर 2019 या फिर नॉन ऑफ दिस। तो क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन है 22 अगस्त 2019, ठीक है। निष्ठा प्रमुख स्कूल प्रमुखों में शिक्षकों की समग्र उन्नति हेतु राष्ट्रीय पहल शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम 2019, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। विश्व बैंक के अनुसार ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग 2018 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत में या भारत का स्थान है 5वां, 7वां, तीसरा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 7वां, 7th है। और विश्व बैंक के अनुसार 2018 में ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग में भारत का 7वां स्थान है और इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? अमेरिका तथा चीन दूसरे स्थान पर है। जबकि 2018 में भारत की जीडीपी में 2.7 ट्रिलियन डॉलर थी। ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग 2023 में शीर्ष देश पर अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी तथा भारत है। याद रखें ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग की बात हो रही है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के प्रारूप का रिपोर्ट किसने 31 मई 2019 को पेश किया? तो नरेंद्र मोदी ने, रमेश पोखरियाल निशंक के, कस्तूरी रंगन, इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कस्तूरी रंगन। और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप तो जान ही रहे हैं आप, कस्तूरी रंगन 31 मई 2019 को पेश किया गया। यह प्रारूप रिपोर्ट पहुंच, समानता, गुणवत्ता, देख लीजिए यहाँ से पूछा जा सकता है कि क्या इसमें से नहीं है। तो इसका प्रारूप रिपोर्ट जो है क्या है? पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही के मूलभूत स्तंभों पर बनाई गई है। नेक्स्ट देखेंगे, कंप्यूटर के संबंधित कार्यों में प्रयोग हेतु यूसीबी का पूरा रूप क्या है? तो यूनाइटेड सीरियल बस है या अल्ट्रा सिक्योरिटी ब्लॉक है या फिर यूनिवर्सल सिक्योरिटी ब्लॉक है या यूनिवर्सल सीरियल बस है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस। कंप्यूटर के संबंधित कार्यों में प्रयोग हेतु यूएसबी का पूरा रूप क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1930 में, 31 में, 32 में या फिर 37 में? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ, जिसमें गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेने के लिए तैयार हुई और कांग्रेस के प्रतिनिधि रूप में महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए, तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, जीके का, हर परीक्षा में पूछा जाने वाला। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद या फिर दयानंद सरस्वती। तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और इन्होंने पत्र निकाला था, कौन सा पत्र? एक तो बंगदूत था, दूसरा कौन सा था? संवाद कौमुदी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, देख लीजिए थोड़ा सा इनकी और व्याख्या, वो तो मुझे जो याद था वो मैंने बताया। अब यहाँ से देख लीजिए थोड़ा सा आप बुकलेट ज्ञान को, बुक वाली। तो इनका जन्म कब हुआ था? 22 मई 1772 को बंगाल हुगली जिले के स्थित राधानगर में हुआ था। ये कई भाषाओं के ज्ञाता थे। 1809 में फारसी भाषा की पुस्तक लिखी थी इन्होंने, जिसका नाम था तुहफात उल मुआहिद्दीन का प्रकाशन कराया था। अच्छा ठीक है, कराया था इन्होंने, पुस्तक का प्रकाशन कराया था। और फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का प्रकाश किया। ठीक है, तो मिरातुल अखबार किसने निकाला? राजा राम मोहन राय। और 1828 राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा एवं पुरोहितवाद का विरोध। तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए व्याख्या पढ़ना बहुत जरूरी है, डीपली ज्ञान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो 1.551 किलोमीटर या 1.852 किलोमीटर या 2.0212 किलोमीटर या 1.644 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1.852 किलोमीटर। एक नॉटिकल मील की किलोमीटर का बराबर पूछा गया है। अब ज़्यादा जानकारी तो नहीं है नॉटिकल मील क्या होता है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे क्या, टोनी ब्लेयर, क्लीमेंट एटली या मार्गरेट थैचर थे? तो फ्रेंड क्लीमेंट एटली थे। ठीक है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे। और 1945 में ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल को कंजरवेटिव पार्टी के चुनाव में हारने के बाद श्रमिक दल के नेता क्लीमेंट एटली ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, और 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स की घोषणा करते हुए कहा कि अंग्रेज जून 1948 के पहले उत्तरदायी लोगों की सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत को छोड़ देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आज सारे जीके जीएस ही हैं, अभी तक तो एक भी क्वेश्चन मिला नहीं देखने को, हो सकता है आगे मिले। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो आर्टिकल 45, आर्टिकल 30, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 15। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, आर्टिकल 21A। और इसमें प्रावधान है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु वाले सभी बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की ऐसी रीति जो राज्य विधि द्वारा अवधारित है वो बंद करेगा। तो ऐसा प्रावधान था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, 20G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस सिद्धांत के लिए प्रयुक्त है? तो गवर्नमेंट या ग्लोबल या जनरेशन या फिर गूगल। तो जनरेशन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, कायिक जनन या इनमें से सभी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का कौन सा भाग फूल खिलने के उद्दीपन को ग्रहण करता है? तो रूट, स्टीम, लीव्स या फिर ब्रांचेस। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो असहयोग, खिलाफत, डांडी या भारत छोड़ो। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, भारत छोड़ो। और ये भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1942 में हुई, जिस समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। करो मरो का आशय था कि या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे अथवा
अपनी इस कोशिश में जान दे देंगे, करो या फिर मरो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय के प्रधानाध्यापक का दायित्व है विद्यालय के विकास का में सहायक होना, या कक्षा अध्यापन में प्रेक्षण करना, या यदि आवश्यक हुआ तो सुधार हेतु सुझाव देना, या शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित करना, या इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, इनमें से सभी। नेक्स्ट, भाषा सीखने के रचनात्मक उपागम के तहत शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है कि उदाहरण से व्याकरण के नियमों की खोज करें, या फिर त्रुटियों से पूरी तरह बचें। तो ये तो नहीं होगा, और जब कुछ सीखेंगे तो त्रुटियां तो होगी ही। व्याकरण के नियमों को रटकर जाने, ये भी नहीं होगा, रटना। और राइट क्रिएटिविटी, सृजनात्मक लेखन करें। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है इसके। भाषा शिक्षण के सीखने के संबंध में क्या नहीं है पूछा गया है, नॉट। तो ऑप्शन है, छोटा करते हैं, ऑप्शन है प्रिंट समृद्ध परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है, या भाषा शिक्षण में केवल वर्तनी शुद्धता पर अधिक बल रहता है, या फिर भाषा के अर्जन और भाषा के अधिगम में अंतर होता है, या भाषा सीखने में अन्य विषयों में अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। तो फिर ऑप्शन बी इज राइट आंसर, भाषा शिक्षण में केवल वर्तनी की शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु आयोजित किया जाने वाला अध्यापक पात्रता परीक्षण निम्नलिखित में किसका उदाहरण है। तो उपलब्धि परीक्षण, नियोजन, अभिवृद्धि, या फिर अभिक्षमता। तो अध्यापक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु आयोजित किया जाने वाला अध्यापक पात्रता परीक्षण उपलब्धि परीक्षण का उदाहरण है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो बच्चों को गृह कार्य देना, दंडित करना, सुगमकर्ता के रूप में शिक्षण, या प्रभावशाली तरीके का व्याख्यान। तो शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण कारक छात्रों को दंडित करना है। कम महत्वपूर्ण नहीं, एकदम करना ही नहीं है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, व्यवहारवादी विचारधारा के अनुसार एक शिक्षक होता है ए क्लास फैसिलिटेटर, मतलब कक्षा का सुगम करता, या ज्ञान का भंडार, मतलब स्टोर हाउस नॉलेज, या ए लीडर इन ए द क्लासरूम, कक्षा कक्ष का नेता होता है, क्रिएटर ऑफ फेवरेबल लर्निंग कंडीशन, अनुकूल अधिनियम परिस्थितियों का निर्माता। तो फ्रेंड ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, क्योंकि अनुकूल अधिगम परिस्थितियों का निर्माता होता है। व्यवहारवादी विचारधारा के अनुसार अधिगम एक उद्दीपन प्रतिक्रिया है, और इस दृष्टि के अनुसार शिक्षक का मुख्य कार्य छात्रों को सिखाने के उपयुक्त वातावरण प्रदान करना है। चलिए, कुछ ज़्यादा ज़रूरी बात नहीं है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन नीचे ही है। चलिए क्वेश्चन इधर ही है, देखिए। व्हील चेयर पर आने वाले बच्चों को नियमित स्कूल में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई। या फिर नियमित स्कूल की निम्न श्रेणी में शिक्षा दी जानी चाहिए, या किसी विशेष स्कूल में अध्ययन कराना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो ये कोई नहीं होगा, ठीक है, कि सारा नेगेटिव ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा में मनोविज्ञान का मुख्य योगदान निहित है। तो ज्ञान समाज आवश्यकताओं की पूर्ति में, या सामाजिक रीति रिवाजों को संरक्षित करने में, या अध्ययन को सफल बनाने की विधियों की पहचान करने में, या अध्यापन कला के लिए वैज्ञानिक आधार। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य योगदान किसमें है, तो अध्यापन कला के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करना। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति क्यों करेंगे भाई, भी तो बच्चे हैं। सामाजिक रीति रिवाजों में संरक्षित करने में, तो ये कुछ हद तक सही है, लेकिन सबसे बेस्ट डी है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, इवान इलिच किसके लिए प्रसिद्ध हैं।
तो डी सी स्कूलिंग सोसाइटी मतलब डी स्कूलिंग सोसाइटी, ई एक्स पोस्ट फैसो रिसर्च कार्योत्तर अनुसंधान या फील्ड एक्सपेरिमेंट क्षेत्र का प्रयोग या डिस्टेंस एजुकेशन दूरस्थ शिक्षा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, डी स्कूलिंग सोसाइटी, इवान इलिच स्कूलिंग सोसाइटी। चलिए, और उनकी 1971 की पुस्तक है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में किस अवस्था विशेषता तीव्र आत्म अभिज्ञता है। तीव्र आत्मा मतलब किसमें तीव्र सब कुछ तीव्र होता है, ये समझ लीजिए सिंपल भाषा। तो चाइल्डहुड मतलब बाल्यावस्था, इन्फेंसी शैशवावस्था, एडोलसेंस किशोरावस्था या इनमें से कोई नहीं। तो किशोरावस्था, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को ज्ञात करें। तो शेर, माद, ठीक है। शेर के लिए माद, ठीक है। खरगोश के लिए क्या होगा? तो छेद, गड्ढा या खाई। अगर शेर जो है माद में रहता है तो खरगोश कहाँ रहेगा? बिल में, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन मत के अनुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है चैरिटी मतलब परोपकार, पिटी रियूनिशिएशन मतलब दया और त्याग, लिबरेशन मुक्ति या नॉन वायलेंस हिंसा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मुक्ति। अंतिम लक्ष्य क्या है जैन मतानुसार के अनुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य? तो मुक्ति है। अगला क्वेश्चन यहाँ ढंग से दे दिया गया है, कोई बात नहीं। अगला देखिए 42 नंबर क्वेश्चन। भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई या किस वर्ष किया गया? तो 1966 या 1985, 1986 या 1982। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 1982 मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहाँ पे किया? तो भैरव द्वारा हैदराबाद, ठीक है। मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा हैदराबाद आंध्र प्रदेश में हुआ और यह भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया। अगला क्वेश्चन, विद्यालयी शिक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया किस संस्था द्वारा लागू की गई? तो इग्नू मतलब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, या सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा सीबीएसई बोर्ड, या एमएचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, या एनसीईआरटी राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान शिक्षण परिषद। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, राष्ट्रीय, ठीक है। नेशनल ये भी याद रखेंगे, नेशनल शैक्षिक अनुसंधान ऑफ प्रशिक्षण परिषद, एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी। आगे देखेंगे, व्याख्या भी देख लीजिए, ठीक है। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान का प्रशिक्षण परिषद, एनसीईआरटी ने विश्वविद्यालय शिक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया लागू किया। एनसीईआरटी ने 2009 में एक निर्देशिका जारी की जिससे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए दिशा निर्देश दिए गए। सीबीएसई ने 2009 में कक्षा 9 के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया लागू किया। और अगला क्वेश्चन है, शिक्षा अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2009 या 1 अप्रैल 2008। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मतलब 1 अप्रैल 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के संबंध में कोठारी आयोग द्वारा सिफारिश की गई।
तो सिफारिश की गई मानक भाषा सूत्र मतलब स्टैंडर्ड लैंग्वेज फार्मूला, या 2 लैंग्वेज फार्मूला द्विभाषा सूत्र, या 3 लैंग्वेज फार्मूला त्रिभाषा सूत्र, या री इंटरप्रिटेशन, क्या लिखा है, इंटरप्रटिएशन, नेशनल लैंग्वेज एंड ऑफिशियल लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा और राजभाषा की पुनर्व्याख्या। तो किस में किया गया? ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा, त्रिभाषा सूत्र 3 लैंग्वेज फार्मूला में किया गया। आगे देखेंगे। अच्छा, पूरा पढ़ ही लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है। कोठारी आयोग की शुरुआत आपसे पूछा जाता है कब सिफारिश किया, तो 1964 से 66 में, और इसे माध्यमिक स्तर पर 3 भाषाओं में पढ़ाई जाने वाली भाषा की व्यवस्था का परामर्श दिया गया, और इसे राष्ट्रीय स्तर पर 3 भाषाओं में पढ़ाई की व्यवस्था का परामर्श दिया गया। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में स्वीकार किया गया था। प्रत्येक को 3 भाषाओं का अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। एक तो मातृभाषा, दूसरी क्षेत्रीय भाषा, केंद्र भाषा, राजभाषा, और एक आधुनिक भारतीय भाषा या विदेशी भाषा। तो पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी फ्रेंड? पहली बार अगर पूछा जाए तो पहली बार 1968 में आई थी, और दूसरी बार 1986 में, और तीसरी बार कब आई थी? 2019 में, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, किस दर्शन के अनुसार वासना एवं तृष्णा मनुष्य की समस्याओं के मूल में है? तो वेदांत, जैन, बौद्ध या फिर सांख्य। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, बौद्ध, ठीक है। तो बौद्ध दर्शन के अनुसार वासना तृष्णा मनुष्य की समस्याओं के मूल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन अस्तित्ववादी हैं? तो किलपैट्रिक, रूसो, सार्त्रे या फ्रोवेल। तो सार्त्रे, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो सार्त्रे जो है अस्तित्ववादी हैं। उन्होंने अस्तित्ववादी की अपनी विचारधारा को अस्तित्व पहले और गुण से पहले आता है, अस्तित्व पहले गुण से पहले आता है, याद रखना, ठीक है। और इसका अर्थ है मनुष्य पहले अस्तित्व में आता है और फिर अपने लिए अर्थ और मूल्य निर्धारित करता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्राकार शिक्षा के साधन के रूप में विद्यालय से संबंधित नहीं है? और आंसर और ऑप्शन है ज्ञान मूल, रीति रिवाज, आदि संरक्षण, या धार्मिक समस्या हेतु निश्चित समाधान, या सामाजिक विकास हेतु मार्ग निर्देशन, या भावी भूमिका के निर्वहन हेतु बच्चों का सामाजिकरण। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? तो ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन बी हम देखते हैं क्या है। तो प्रश्न हमारा था कि कौन सा प्रकार शिक्षा के साधन के रूप में विद्यालय से संबंधित नहीं, तो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि धार्मिक समस्याओं हेतु निश्चित समाधान क्या विद्यालय में होता है? ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस कारण बी ऑप्शन होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, वैसे हम समाप्ति की तरफ हैं। तो शिक्षा के दर्शन का कौन सा संप्रदाय डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से निकटता जताएगा? प्रयोजनवाद, आइडियलिज्म आदर्शवाद, नेचुरलिज्म प्रकृतिवाद, या नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, न्यूट्रियलिज्म, ठीक है, नेचर से संबंधित है। तो डार्विनवाद के विकास के सिद्धांत के अनुसार प्रकृति के सभी जीव क्रमिक परिवर्तन विकसित होते हैं, और इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने अनुभवों और सीख से विकसित होता है। प्रकृतिवाद शिक्षा का वह संप्रदाय है जो शिक्षा को एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में देखता है। शिक्षा के दर्शन संप्रदाय जो कि डार्विनवाद के विकास के सिद्धांत से निकटता जताएगा वही प्राकृतिकवाद है। तो प्रकृतिवादी कौन थे? डार्विन। आगे देखेंगे, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक शेयर कीजिए अगर पसंद आए तो, और नहीं आए तो बता दीजिए, जान तो ले, ठीक है, किसको पसंद नहीं और क्या चाहते हैं आप सुधार में वो भी बताएं। भारतीय संविधान निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार 6 से 16 वर्ष के बालकों की शिक्षा एक मौलिक अधिकार है? तो अभी हमने देखा आर्टिकल 21, बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। और कहीं कहीं आपको मिल जाएगा ऑप्शन में 21, और फिर ऐसे तो ये गलत हो जाएगा, आप याद रखना ये वाला राइट है, ठीक है। तो आप देख चुके फ्रेंड, और देखेंगे क्या
तो देख लीजिए 21 तो हमने देख लिया। और अनुच्छेद 45 में राज्य को 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया। अनुच्छेद 42 में राज्य को बाल श्रम को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया गया। और अनुच्छेद 51B में नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया गया। तो आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताइए फ्रेंड। थैंक यू।